Hi, this is Amrita. Welcome you all in the next lecture of the blockchain course. So today we will discuss the need of the blockchain and how the transaction initiate in the blockchain network. So before moving in the detail of the topic, let's discuss about the current system. करंट सिस्टम में हमारी ट्रेडिंग कैसे होती है मीन्स अगर ट्रेडिंग और कोई भी शॉपिंग जब आप करते हैं तो उसमें एक ऑफलाइन लेजर प्रिपेयर किया जाता है मतलब कि अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट या कोई ट्रेडिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं राइट जो भी हमने परचेज किया है सेल किया है उन सबकी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो एक लेजर में लिखी जाती हैं और ये जो लेजर है दैट इज़ अ बुक कीपिंग जो है ये आइसोलेट होता है और क्लोज टू पब्लिक है मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन वहां जाए और उसको देख ले उस लेजर को दैट मीन्स कोई भी शॉपिंग साइट और कस्टमर मतलब कि हम यूजर राइट तो शॉपिंग साइट और कस्टमर इनके बीच में अगर कोई एक बुक कीपिंग मतलब एक डाटा स्टोर करना है राइट तो हमें कोई ना कोई थर्ड पार्टी चाहिए जिस पर वो भी बिलीव कर सके और हम भी बिलीव कर सके तो हमारी ट्रांजेक्शन्स अप्रूव है ये बिल्कुल प्रॉपर सही है फॉर दिस पर्पस वी रिक्वायर्ड ए ट्रस्टेड थर्ड पार्टी और यू कैन से मिडल मैन चाहिए तो यहीं पर कॉन्सेप्ट आया बैंक का राइट बैंक के पास बैंक पर हम भी बिलीव कर रहे हैं और जिस मतलब ट्रेडिंग के लिए या कोई भी शॉपिंग साइट वो भी बिलीव कर रहे हैं ये थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट यहीं से रेज होता है तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस डिटेल्स होती हैं वो एक स्टोर की जाती हैं और ये एक आइसोलेट होता है क्लोज टू पब्लिक होता है और इसी की वजह से इसी रीजन की वजह से हमें एक थर्ड पार्टी की नीड थी थर्ड पार्टी पे सभी लोग बिलीव करेंगे बट ये जो प्रेजेंट करंट सिस्टम है जिसमें थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट है वो ये थर्ड पार्टी और मिडिल लेयर का कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इन करंट प्रॉब्लम की वजह से ब्लॉकचेन डिमांड में आया राइट तो ये प्रॉब्लम क्या है लाइक बैंक्स एंड अदर थर्ड पार्टी टेक्स फी फॉर द ट्रांसफर इन मनी यस जो सपोज ए पर्सन को बी को पैसे ट्रांसफर करने हैं लेकिन इसमें जो थर्ड पार्टी है वो जो अपना रोल प्ले कर रहा है उसके लिए डेफिनेटली वो अपनी सर्विस लेगा कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है अगर बैंक मेरे पैसे मेरे अकाउंट से निकाल कर मेरी मर्जी से दूसरे अकाउंट में डाले तो डेफिनेटली वो इसका कुछ तो चार्जेस करेगा मीडिएटिंग कॉस्ट इंक्रीज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट अब मैं यहाँ बोल रही हूँ कि जब ओवरहेड बढ़ेगा तो जो सर्विस कस्टमर को मिलती है यूजर को मिलती है वो सर्विस भी महंगी हो जाएगी कॉस्टली हो जाएगी मिनिमम प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन साइज इज लिमिटेड यहाँ पर बैंक अपने रूल्स को अप्लाई करता है राइट अगर आप देखें कि रूल्स है कि आप एक दिन में इतनी ट्रांजैक्शन करेंगे एक दिन में इतनी ही अमाउंट की करेंगे तो उसके अपने रूल्स हैं वो जबकि मनी हमारी है लेकिन रूल्स उसके ही अप्लाई होंगे थर्ड पार्टी के फाइनेंशियल एक्सचेंज आर स्लो चेकिंग एंड लो कॉस्ट वायर सर्विसेज टेक डेज टू कंप्लीट ऑब्वियसली यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सचेंज बहुत स्लो जाता है स्पेशली इन द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अगर मुझे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन किसी को मनी ट्रांसफर करना है टाइम्स इट विल टेक 1, 2 और 3 डेज टू फिल द फॉर्मेलिटीज ऑफ द थर्ड पार्टी जितनी भी रूल्स और पॉलिसीज हैं उसको फॉलो करने के बाद ही वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगी सिस्टम इज नॉट ट्रांसपेरेंट टू द पब्लिक बैंक हमारी मनी से यूजर की मनी से अपनी मनी जनरेट कर रहा है तो वो उसके बारे में हमें नहीं पता ठीक है सिस्टम इज नॉट ट्रांसपेरेंट टू अस राइट देयर इज ए lack of transparency in the system also the central authority in control can overuse the power and create money as per their own will right तो यहाँ पर बैंक के अपने रूल्स होते हैं और हर कंट्री में एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जिसके अंडर में सभी बैंक काम करते हैं जैसे कि मैं इंडिया की अगर बात कर रही हूँ तो आरबीआई के जो रूल्स होंगे वही सभी बैंक्स अप्लाई करेंगे और उन्हीं पॉलिसीज को फिर हमें अप्लाई करना होगा इनफैक्ट दीज आर द मोटिवेशनल फैक्टर्स टू क्रिएट द ब्लॉकचेन सो इन प्रॉब्लम्स की वजह से हमें एक ऐसे सिस्टम की नीड है ठीक है जिसमें मिडिल मैन और थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट ना हो जिससे कि हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्टली ना हो हमें कोई ओवरहेड ना पे करना पड़े हमें किसी को एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस ना देना पड़े और ऐसा सिस्टम हो जिसमें हमारी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो बढ़ जाए ठीक है और सिस्टम इज वेरी ट्रांसपेरेंट टू ऑल द पब्लिक एंड एंड टेम्पर रेसिस्टेंस मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई इसमें चेंज भी ना कर पाए दैट इज अ टेम्पर प्रूफ इट शुड बी टेम्पर प्रूफ in order to avoid the manipulation or misuse the data
इंश्योर द करेंसी क्रिएशन इज नॉट द कंट्रोल ऑफ द एनी सेंट्रल अथॉरिटी। एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें जो करेंसी क्रिएशन का कंट्रोल है वो किसी थर्ड पार्टी के पास ना हो, किसी मिडल मैन के पास ना हो। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में, जो हमारे नेटवर्क में जितनी भी नोड्स हैं उन्हीं के अंडर में सब कंट्रोल हो, इज रेगुलेटेड टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ द करेंसी। अगर ऐसा सिस्टम होगा तो हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो मेंटेन रहेगी। सिस्टम एक है दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इनेबल द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर टू मेंटेन द कलेक्टिव बुक कीपिंग वाया द इंटरनेट। इन प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है जिसमें जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर हैं वो कलेक्टिवली अपनी कंप्यूटिंग पावर को यूज करते हैं उस डाटा को मेंटेन करने में। दिस इज ओपन एंड इट इज़ नॉट द कंट्रोल ऑफ एनी वन पार्टी। तो ये पूरा एक सिस्टम होगा वो किसी वन पार्टी, मिडल मैन और थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नहीं होगा। ये पूरा एक नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड में जितने भी नोड्स हैं, जितने भी कंप्यूटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं के कंट्रोल में होगा। इट इज़ अवेलेबल इन ए वन लेजर विच इज़ फुली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द नेटवर्क। इसमें जो एक वन लेजर प्रिपेयर होगा वो किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पास नहीं है। उस लेजर की सेम कॉपी जितने भी नोड्स हमारे इस डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में होंगे सभी नोड्स के पास सेम कॉपी अवेलेबल रहेगी। अगर कोई चेंज होगा, अगर कोई अपडेट होगा तो जितने भी नोड्स हैं जिनके पास वो कॉपी है उन सब में सेम टाइम में वो चेंजेस हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लुक लाइक दिस, अ सिस्टम वेयर टू और मोर नोड्स वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेटेड फैशन टू अचीव ए कॉमन आउटकम। राइट, हमारी यहाँ पर जो आउटकम यहाँ पर जो है हमारा वो है ट्रांजेक्शन को एक डिफरेंट ट्रांजेक्शन को स्टोर करना लेजर में, लेजर प्रिपेयर करना। तो जितने भी सिस्टम हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में होंगे सबका कॉमन गोल होगा कि सिंपली उस अपने लेजर को अपडेट करना। इट्स अ मॉडल इन सच ए वे दैट एंड यूजर सी इट एज ए सिंगल लॉजिकल प्लेटफॉर्म। राइट, इसमें जितने भी सिस्टम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी की कंप्यूटिंग पावर से हम एक गोल को अचीव करते हैं। So nodes is a very important part in distributed system. A node can be defined as an individual processing unit in a distributed system. All nodes are capable of sending and receiving messages to and from each other. इस distributed network में सभी nodes कैपेबल हैं, सभी नोड्स के पास एक कंप्यूटिंग पावर है जिस पावर से वो इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। और इसमें सभी नोड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऑल नोड्स आर कनेक्टेड इन दी blockchain network. So this is the time to see the how the transactions initiate in a distributed network. Now we have understood that what is the role of a distributed system. So let's see how transactions happens in a distributed system. This is a scenario. There are different person, all have the same copy of the ledger. In this figure we can see there are 7 persons. So we तो हम ये मान लेते हैं कि एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है। इस ब्लॉकचेन नेटवर्क में 7 nodes हैं। Every node have an on computing power to send or receive the message, and every person has a same copy of the ledger. Let's say transaction is started by, for example, let's say James want to transfer the money to his friend Kevin. Right, there is a no central authority. अगर यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ माइंड में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेम्स वांट टू सेंड द मनी टू केविन, फाइन। तो जेम्स के पास उतने पैसे हैं भी क्या? नहीं। राइट, सबसे पहले तो जेम्स का अकाउंट में आपको वो बैलेंस चेक होना चाहिए कि वो जो पैसे ट्रांसफर कर रहा है वो उतने पैसे हैं भी क्या? नहीं। जब केविन को पैसे मिल जाएंगे, राइट, केविन को जब पैसे मिल जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि केविन बाद में डिनाई कर दे कि मुझे तो कोई मनी रिसीव नहीं हुई है। राइट, ये कौन जस्टिफाई करेगा कि यस ये ट्रांजैक्शन अब वैलिडेट हो चुकी है, ये लेजर में आ जाएगी, ये इंफॉर्मेशन दिखने लगेगी। So there are number of questions in your mind like how to verify from where the transaction is initiated and to whom it to send actually. Who validate this transaction? क्योंकि यहाँ पे जब सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो इस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट किसने किया? हाउ इज द ट्रांजेक्शन फास्टर देन द प्रेजेंट सिस्टम? हमें ये भी देखना है कि प्रेजेंट सिस्टम से फास्ट क्यों है। एंड हाउ इज द करेंसी जनरेटेड? यस, इस सिचुएशंस में जो एल्गोरिथम्स वर्क कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं कंसेंसस एल्गोरिथम और यू कैन से वैलिडेशन एल्गोरिथम। तो कंसेंसस एल्गोरिथम का काम क्या होता है? बेसिकली जब कोई जेम्स स्टार्ट करेगा अपनी ट्रांजेक्शन्स को तो वो इन्फॉर्मेशन सभी नोड्स के पास जाएगी। वो जो ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन है वो सभी नोड्स के पास जाएगी।
नोट्स उसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर एक लॉजिक डिज़ाइन होगा, लॉजिक में सब कुछ मेंशन होगा, जैसे कि अगर ये ट्रांसफ़र कर रहा है तो जेम्स के अकाउंट में उतना बैलेंस होना चाहिए, और भी जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हैं वो उस लॉजिक में डिज़ाइन होंगी। बाकी के नोट्स उसको वैलिडेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेंसस एल्गोरिथम और वैलिडेशन एल्गोरिथम। एंड और ये भी चेक करेंगे कि एड्रेस ऑफ सेंडर, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट्स, ये सब चेक होगा। और ये भी चेक होगा कि रिसीवर का जो एड्रेस है, मतलब कि जो रिसीवर है वो उस नेटवर्क में है भी क्या नहीं। जब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीटली वैलिडेट हो जाएगा, उसके बाद ये ट्रांजैक्शन पब्लिश्ड होगा। जब सभी नोड्स उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर देंगे, उसके बाद ही वो ट्रांजैक्शन पब्लिश्ड होगी। यहाँ पर ट्रांजैक्शन पब्लिश्ड का मतलब ये है, उस पब्लिश्ड होना मतलब कि वो प्रूव हो चुका है, तो वो एक ब्लॉक में ऐड होगी, और जो ब्लॉक है वो ब्लॉक चेन में ऐड हो जाएगा, और जो हमारा ये पूरा लेजर है ये अपडेट होगा। और फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि अब जो जेम्स ने पैसे ट्रांसफर करे थे वो पैसे ट्रांसफर हो गए। और अगर किसी पर्सन का जो डाटा है, जो लेजर है, वो बाकी नोड से मैच नहीं करता है, तो नेटवर्क उस नोड को अपने नेटवर्क में फिर अलाउ नहीं करेगा, जब तक कि वो अपने लेजर को सभी के साथ सिंक ना कर ले। अभी हमने देखा कि सेंडर और रिसीवर के एड्रेस जो है वो नोट्स वेरीफाई करते हैं। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन ब्लॉक में होती है, ट्रांजैक्शन में होती है, ये सभी इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, और इनक्रिप्टेड होता है यूजिंग द पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, मतलब असिमेट्रिक मेथड से ये जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं ये इनक्रिप्ट होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इसको थोड़ा सा और डीप में जाने से पहले हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्रिप्टोग्राफी का जो ब्लॉकचेन में यूज हो रहा है, तो केवल उतना कॉन्सेप्ट जो ब्लॉकचेन में यूज हो रहा है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है? एक प्लेन टेक्स्ट है, कोई भी उसको पढ़ सकता है। अगर हम इसको किसी की हेल्प से इनक्रिप्ट कर दें तो उसको हम बोलते हैं सीफर टेक्स्ट। जो जो नॉन रीडेबल फॉर्मेट है, एक तरह से इनक्रिप्टेड डाटा, इसको कोई भी नहीं पढ़ सकता। इसको सिर्फ वही पर्सन पढ़ेगा जिसको डिक्रिप्शन का मेथड पता होगा, कि उसे पता है कि मुझे इसको कैसे डिक्रिप्ट करना है, वापस ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करना है, और फिर वो उसको रीड कर सकता है। तो अगर हम टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी की बात करें, टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी दो तरह से होती है। वन इज अ सिमेट्रिक मेथड और नेक्स्ट इज अ असिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में जो इंक्रिप्शन की होती है वो सेम होती है, यानी कि जिस मेथड से आपने इंक्रिप्ट किया है सेम उसी मेथड से आप डिक्रिप्ट करते हो, और आपको वापस ओरिजिनल मैसेज मिल जाता है। तो उसमें सिक्योरिटी कम है। अगर हम नेक्स्ट हमारा आता है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, और यू कैन से असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। इसमें दो कीज होती हैं, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। मतलब एक पेयर होता है कीज का, एक कीज को हम बोल रहे हैं प्राइवेट की और एक को हम बोल रहे हैं पब्लिक की। एज नेम इम्प्लाइज प्राइवेट की यानी कि उसको हम प्राइवेट रखेगा यूजर, और पब्लिक की दैट मीन्स उसको वो पब्लिकली दूसरी पार्टी को, थर्ड पार्टी, अदर पार्टी को दे सकता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर एक मैसेज को प्राइवेट की से इंक्रिप्ट किया गया है तो पब्लिक की से वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, मीन्स अगर हमने मैसेज को पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया है तो वो प्राइवेट की से डिक्रिप्ट हो जाएगा। इसको हम असिमेट्रिक इनक्रिप्शन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हम एक की का पेयर यूज करते हैं जो कि सेम नहीं है। प्राइवेट की इज डिफरेंट फ्रॉम द पब्लिक की, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं असिमेट्रिक इनक्रिप्शन। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई मेल आईडी इज पब्लिक टू ऑल, राइट। मेरी मेल आईडी में कोई भी मैसेज भेज सकता है, बट वो मैसेज दिखे सेंड करने के बाद वो मैसेज दिखेगा किसको? मुझे दिखेगा, क्योंकि उस मैसेज का जो पासवर्ड है, मतलब जो प्राइवेट की है, वो मेरे पास है। टू इनिशिएट ए ट्रांजेक्शन जेम यूजेस टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। जेम्स ने केविन को $500 सेंड किए। इस ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन को जेम्स ने अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर दिया, राइट। और वो मैसेज नेटवर्क पर आ गया। जब ये वापस मैसेज केविन के पास आएगा, जेम्स की पब्लिक की तो केविन के पास आई, केविन उस जेम्स की पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट करेगा और उसको वो मैसेज विजिबल हो जाएगा। तो अभी आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा क्रिप्टोग्राफी का और ट्रांजैक्शंस का। तो अब हमें ये देखना है कि जो ट्रांजैक्शंस इनिशिएट कैसे होती है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर। दिस डायग्राम शो द सेंडिंग अ ट्रांजैक्शन। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट हुई, मतलब जेम्स ने केविन को $500, एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही रिक्वेस्ट गई ट्रांजैक्शन हमारी वैलिड हो गई और उसके अकाउंट में पैसे आ गए, नहीं, बीच में एक प्रोसेस फॉलो होगा। उस प्रोसेस में सबसे पहले क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन जनरेट हुई, अ ब्लॉक दैट रिप्रेजेंट दैट ट्रांजैक्शन इज क्रिएटेड, राइट।
एक ब्लॉक में वो ट्रांजैक्शन आ गई, ये जो ब्लॉक है ये सभी नोड्स के पास वेरीफाई होगा पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क में। दैट ब्लॉक इज सेंड टू एवरी नोड इन दी नेटवर्क। तो ये जितनी भी हमारे उस नेटवर्क में नोड्स हैं वो उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेंगी। वैलिडेट का मतलब यहाँ पे यहाँ पर है, यहाँ पे एक कंप्लीट एक प्रोसेस है, आपको लॉजिक चेक करना है, सेंडर का एड्रेस चेक होगा, रिसीवर का एड्रेस चेक होगा, और जो भी हमने लॉजिक्स डिज़ाइन किए हुए हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क में क्या इंफॉर्मेशन चेक होनी चाहिए, वो चेक होने के बाद वो वैलिड होगा। नोड्स रिसीव ए रिवार्ड फॉर द प्रूफ ऑफ वर्क। तो ये जो इस ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई कर रही हैं, वैलिड कर रही हैं, उन नोड्स को बोलते हैं माइनर्स। उन नोड्स को हम बोलते हैं माइनर्स। तो उन माइनर्स को उस नोड को क्रिएट करने के रिस्पेक्ट में कुछ रिवार्ड भी मिलेगा। माइनिंग अपने आप में पूरा एक टॉपिक है जिसको हम आगे डिटेल्स मिलेंगे, पर यहाँ पर हमें सिर्फ इतना समझना है कि सभी नोड्स वैलिडेट करेंगे और जो फाइनल ब्लॉक वैलिड होगा ब्लॉकचेन में ऐड होने के लिए, जिसकी हैशिंग होगी, मतलब जिसको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड की जाएगी, वो जो ब्लॉक जिस नोड ने क्रिएट किया होगा उसको इस वर्क के लिए एक रिवार्ड मिलेगा, और उसके बाद वो जो ब्लॉक है वो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे कहेंगे द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट नाउ। अब वो जो मनी ट्रांसफर है वो केविन के अकाउंट में वो शो होने लगेगा। ट्रांजेक्शन इज ब्रॉडकास्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए डिजिटल मैसेज। यहाँ पे डिजिटल मैसेज इसलिए वर्ड आया है क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन जेम्स ने इनिशिएट की है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में बाकी नोड्स के पास जाएगी। इनक्रिप्टेड फॉर्म में मतलब कैसे, उसकी जेम्स की प्राइवेट की से इनक्रिप्ट हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो ट्रांजेक्शन ब्रॉडकास्ट होगी वो डिजिटल मैसेज में होगी। जस्ट लाइक योर सिग्नेचर प्रोवाइडेड टू दी proof of ownership on the document, the digital signature provides the proof of the transaction is genuine, right? तो यहाँ पर जो आप जेम्स की प्राइवेट की से वो इनक्रिप्ट हुई है तो वो एक डिजिटल सिग्नेचर की तरह बिहेव करेगा, जैसे कि नॉर्मल ट्रांजेक्शन में अपने जैसे आप चेक पे साइन करके दे देते हो, तो यहीं पर हमारा डिजिटल सिग्नेचर यूज हो रहा है। अनलाइक द हैंड रिटन पासवर्ड, द डिजिटल सिग्नेचर इज यूनिक फॉर द एवरी ट्रांजेक्शन। अभी हमने यहाँ पर एक छोटा सा व्यू देखा है कि कैसे एक ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन नेटवर्क में इनिशिएट होती है। तो कंसेंसस एल्गोरिथम कैसे वर्क करते हैं, माइनिंग क्या होता है, रिवार्ड किसको मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, इसमें कितनी कंप्यूटेशनल पावर लगती है। तो यहाँ पर अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द कंप्लीट डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क. So thank you so much for watching the video. We will meet you soon in the next video of the blockchain course. Thank you.